हेलो साथियों, स्वागत है आपका ग्रो अप मंत्रा में। मैं आपका साथी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं अपनी एक नई क्लास के साथ, एक नई सब्जेक्ट के साथ। जी हां साथियों, सीटेट 2022 के लिए जो हमने अपनी तैयारी का क्रम शुरू किया है, एक सिलसिला शुरू किया है, तो उसी क्रम में आज हम अपने एक नए विषय को शुरू करने जा रहे हैं। अब अब से पहले जो है हमने अपने ईवीएस को कवर किया था, जिसमें लगभग हमने अपनी 15 क्लासेस में पूरा ईवीएस को कंप्लीट किया है टॉपिक वाइज अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो अगर ईवीएस की वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं। और बात करें आज की, तो अब हमारा नया शुरू होता है चैप्टर सीडीपी का, जिसमें आज हम अपना अभिवृद्धि एवं विकास यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेंगे। यानी कि आज हमारी सीटेट 2022 के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की यानी कि सीडीपी की क्लास 1 होगी। यानी कि आज हमारी सीडीपी को लेकर पहली क्लास है, जो कि प्रॉपर सीटेट एग्जाम को लेकर ओरिएंटेटेड होगी, जिसमें आज हमारे पहला जो चैप्टर है या टॉपिक है उसे हम कहेंगे अभिवृद्धि एवं विकास यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चलते हैं फटाफट से अपने आज के इस सब्जेक्ट के पहले टॉपिक की तरफ। और सभी साथियों से इसी के साथ निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें, ताकि और लोग भी इस वीडियो के साथ जुड़ सके और लोग भी इसका लाभ ले सकें। तो चलते हैं अपनी आज की क्लास के बिंदु की ओर। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, अभिवृद्धि एवं विकास यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आज हम अपने इस क्लास में, इस सेशन में इस पे चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं अभिवृद्धि एवं विकास के संदर्भ में पहले अभिवृद्धि की, कि अभिवृद्धि क्या है। तो हरलॉक के अनुसार, जो हरलॉक हैं एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, तो हरलॉक मैम कहती हैं कि अभिवृद्धि क्या है या वृद्धि क्या है। तो उसके संदर्भ में इन्होंने कहा है कि जो विकास है उसके संदर्भ में वृद्धि भी है। तो विकास केवल वृद्धि तक ही सीमित नहीं है, यह तो परिपक्वता की दिशा में होने वाले परिवर्तनों का एक प्रगतिशील क्रम है, जिससे बालक में नई नई विशेषताएं एवं योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो ये हरलॉक का स्टेटमेंट है, इस पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आगे हम एक एक बिंदु पर अच्छे से चर्चा करेंगे, तो वहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक बार फिर बता देते हैं, हरलॉक के अनुसार विकास केवल वृद्धि तक ही सीमित नहीं है, यह तो परिपक्वता की दिशा में होने वाले परिवर्तनों का एक प्रगतिशील क्रम है, जिसमें बालक में नई नई विशेषताएं एवं योग्यताएं प्रकट होती हैं। उसी क्रम में अगर हम अगला स्टेटमेंट जाने, तो फ्रैंक के अनुसार कि अभिवृद्धि क्या है, तो कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। जी हां साथियों, कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। इसका मतलब है फ्रैंक के अनुसार कि जो हमारी शारीरिक संरचना है, अगर हम बात करें विज्ञान की, जीव विज्ञान की, तो अगर हम अपने शरीर की बात करें उसमें, तो जो हमारा शरीर है उसकी सबसे छोटी इकाई या संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, इंग्लिश में कह सकते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, तो वो सेल होती है यानी कि कोशिका होती है। और कोशिका के समूह से ऊतक बनते हैं जिसे हम टिश्यू कहते हैं, और ऊतकों के समूह से हमारे अंग बनते हैं जिसे हम ऑर्गन कहते हैं। और ऑर्गन के एक सिस्टम को, एक तंत्र को ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग तंत्र कहते हैं, और जिनके फलस्वरूप हमारी एक संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है, हमारी बॉडी का निर्माण होता है। तो उस आधार पर हम बात करें तो वृद्धि जो है वो हमारी कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि से ही इसका संबंध है, अर्थात कोशिकाओं से ही हमारी संबंधित क्या है, हमारी वृद्धि है। क्योंकि हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं आदि कोई भी चीज है, उनका बेसिक या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हमारी क्या है, सेल यानी कि कोशिका ही है। उसी संदर्भ में अगर हम बात करें अभिवृद्धि और विकास की, तो साथियों ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हैं, अभिवृद्धि विकास और विकास से फिर लौटकर अभिवृद्धि, यानी कि अभिवृद्धि के बिना विकास नहीं है और विकास के बिना अभिवृद्धि संभव नहीं है। अर्थात अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे में बहुत गहरे रूप से गुथे हुए हैं, अर्थात ये एक दूसरे पर पूर्णतः निर्भर हैं। और दोनों के ही बीच में जब एक ठीक प्रकार से प्रोग्रेस होती है, डेवलपमेंट होता है, या ये चीजें अच्छे से जब विकसित होती हैं, तभी एक बालक में एक संपूर्णता का भाव आता है। अर्थात अभिवृद्धि या विकास में से किसी एक चीज का भी अभाव पाया जाए तो संपूर्णता नहीं आएगी बालक में। तो बालक के संदर्भ में, संपूर्णता के संदर्भ में, बालक के लिए संपूर्णता की बात करो तो अभिवृद्धि एवं विकास
बहुत ही मुख्य रूप से उसमें जुड़े हुए हैं, गुथे हुए हैं। इसलिए ही हम इस बात को कहते हैं कि अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात दोनों ही मिलकर ही काम करते हैं, या फिर ये अकेले अकेले नहीं रह सकते, दोनों का ही अस्तित्व है। अगर हम वृद्धि की बात करें, अभिवृद्धि की बात करें, तो इसको एक संकुचित शब्द या संकुचित प्रक्रिया माना गया है। जी हां साथियों, जो हमारी वृद्धि है या अभिवृद्धि है उसको संकुचित प्रक्रिया माना गया, छोटी प्रक्रिया माना गया। संकुचित का मतलब होता है छोटी, ठीक है। तो हमारी जो वृद्धि है वो एक संकुचित प्रक्रिया है। क्यों है? क्योंकि साथियों इसमें केवल एक पक्ष को ही शामिल किया जाता है। किसको शामिल किया जाता है? सिर्फ हमारे एक पक्ष को ही शामिल किया जाता है। और वो कौन सा पक्ष है? तो अगर हम उस पक्ष की बात करें तो वह है हमारा बाहरी या शारीरिक पक्ष। जी हां साथियों, जो वृद्धि है हमारा, इसमें केवल बाहरी या हमारे शारीरिक पक्ष को ही शामिल किया जाता है। अर्थात जो हमारी वृद्धि है उसका कैसा रूप है? वो बाह्य रूप है, एक्सटर्नल रूप है, जिसे हम क्या कर सकते हैं? वृद्धि को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जी हां साथियों, इसमें व्यक्ति के बाह्य या शारीरिक पक्ष में होने वाले सभी सकारात्मक परिवर्तनों को, किसी भी बालक में ऐसे विकास का पक्ष या ऐसा एक विकास जिसको हम स्वतंत्र आंखों से देख सकते हैं, तो वही क्या है? हमारी वृद्धि है। लेकिन इसमें एक बात याद रखनी है कि वृद्धि के संदर्भ में स्वतंत्र आंखों से देखे जाने वाले परिवर्तनों में यह बात बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है कि वह सकारात्मक परिवर्तनों को ही वृद्धि में शामिल किया जाएगा। अर्थात इस बात से क्या मतलब है कि इसमें व्यक्ति के बाह्य या शारीरिक पक्ष में होने वाले सभी सकारात्मक परिवर्तनों को स्वतंत्र आंखों से देखा जा सकता है। यानी कि सकारात्मक परिवर्तनों से है कि अगर वृद्धि हो रही है, यानी कि हमारी हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, सारी चीजें हैं, हड्डियों का विकास हो रहा है, मांसपेशियां आदि, ये सभी चीजें विकसित हो रही हैं, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा पैटर्न के अगेंस्ट या ऐसा नहीं होना चाहिए जो पैटर्न के अनुरूप नहीं है। अर्थात एक मानव के जो एक अपना शारीरिक गठन है, जैसे कि 2 हाथ 2 पैर, हाथों में 5-5 उंगलियां, तो ये फिक्स है अपना एक। तो इसमें अगर हाथ में किसी के बालक के 6 उंगलियां आ जाएंगी तो हम उसको वृद्धि में नहीं रखेंगे। तो इसमें कुछ वृद्धि तो हुई है, एक प्रकार से देखा जाए तो कोशिकीय कुछ एक्टिविटी हुई है, लेकिन हम उसको सकारात्मक परिवर्तनों में नहीं रखते। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? वृद्धि को हमारे शारीरिक पक्ष में परिवर्तन हो, और कैसे परिवर्तन हो? सकारात्मक परिवर्तन हो, जिनको हम अपनी स्वतंत्र आंखों से देख सकते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? वृद्धि कहेंगे। साथियों, एक और इसकी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी जो है विशेषता है, जो अक्सर पूछी जाती है, कि इसे नापा या तोला जा सकता है। बिल्कुल, जो हमारे शरीर में लंबाई है उसको हम नाप सकते हैं, वजन है उसको तोल सकते हैं, और मांसपेशियां, हड्डियां आदि सब इनकी गिनतियां की जा सकती हैं। तो अर्थात जो हमारी वृद्धि है इसे हम नाप या तोल सकते हैं। और उसी संदर्भ में अगर हम इसको एक शब्द में डिटरमाइन करना चाहें, एक्सप्लेन करना चाहें, इनको नाम देना चाहें इस क्वालिटी को, तो नाम होगा परिमाणात्मक। जी हां, परिमाणात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव। अर्थात जो हमारी ग्रोथ है, जो वृद्धि है, वो कैसा होता है? परिमाणात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव होता है। दूसरे शब्दों में बालक की लंबाई, चौड़ाई, वजन, हड्डियां, मांसपेशियां आदि से संबंधित सकारात्मक परिवर्तन ही वृद्धि कहलाते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, अभिवृद्धि का प्रारंभ, बिल्कुल 8 पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन भी रहता है, तो बिल्कुल याद रख लेना है अच्छे से, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तो जो हमारी अभिवृद्धि होती है उसका प्रारंभ जन्म से होता है। बिल्कुल, बहुत से लोग इसको सोचते हैं कि जो हमारी वृद्धि है यानी कि ग्रोथ है वो गर्भावस्था से शुरू होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो वृद्धि है हमारी वो जन्म से शुरू होती है और किशोरावस्था के अंत तक हो जाती है। उसके बाद क्या होती है? प्रौढ़ावस्था में ये स्थिर हो जाती है या रुक जाती है। तो वृद्धि का प्रारंभ जन्म से होता है। साथियों, ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है, इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तो वृद्धि का जन्म प्रारंभ से होता है और किशोरावस्था के अंत तक हो जाती है। लेकिन साथियों, फिर भी कुछ बच्चों को इसमें परेशानी रहती है, ऐसा लगता है कि वृद्धि तो हमारी गर्भावस्था से शुरू हो जाती है, तो फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि जन्म से होती है? क्योंकि साथियों, उसमें गर्भावस्था में जो हमारे शरीर का अंगों का निर्माण हो रहा है, एक्चुअल में वृद्धि से मतलब है अंगों के निर्माण होने के बाद उनको आगे उनमें परिपक्वता से संबंधित भाव आना। लेकिन जो गर्भावस्था है वहां पर अंग निर्माण हो रहा है, यानी कि अब इसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही है, अभी तो वो चीज बन रही हैं। इसके पीछे ऐसा प्रमाण या
तर्क दिया जाता है, इसलिए ही हम गर्भावस्था से वृद्धि को शुरू होने को नहीं कहते हैं, हम कहते हैं कि वृद्धि हमारी जन्म से शुरू होती है और तथा किशोरावस्था के अंत तक ये पूर्ण हो जाती है और वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है, यानी कि प्रौढ़ावस्था में जाके रुक जाती है और फिर वृद्धावस्था में इसका पतन होना शुरू हो जाता है। जैसे कि हाथों की त्वचा रूखी हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, बाल उड़ जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, दांत गिर जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी वृद्धि का पतन ही है। तो ये हमने इसमें इतने पॉइंट जाने और जानते हैं वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं होती है। बिल्कुल साथियों, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि जो हमारी वृद्धि है वो क्रम के अनुसार नहीं होती है, अर्थात वृद्धि दिशाहीन होती है। वृद्धि कैसी होती है? हमारी दिशाहीन होती है। और साथियों, इसका महत्वपूर्ण और एक अंतिम बिंदु कि वृद्धि होने से हमारा विकास हो भी सकता है अथवा नहीं भी। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, दो पिक्चर हैं। जो हमारी लेफ्ट वाली पिक्चर है उसमें यह आदमी है, यानी कि एक मैच्योर पर्सन है, उम्र पूरी हो चुकी है, इसकी शारीरिक विकास पूरा हो गया है, लेकिन फिर भी ये जिस डाली पर बैठा है उसी को काट रहा है, यानी कि इसका मानसिक विकास नहीं हुआ है, इसमें बौद्धिक विकास नहीं हुआ है। तो इस बात से हम कह सकते हैं कि वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है अथवा नहीं भी। उधर ही एक और दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने स्टीफन हॉकिंस है, एक महान साइंटिस्ट। तो ये अपने जीवन में ठीक से खड़े भी नहीं हो पाए, यानी इनका शारीरिक विकास ठीक से नहीं हुआ, यानी कि वृद्धि ठीक से नहीं हुई, लेकिन फिर भी एक महान वैज्ञानिक, बौद्धिक रूप से बहुत ही प्रबल व्यक्ति हैं। तो कहने का मतलब है वृद्धि अगर किसी की हो गई है तो ये निश्चित नहीं है कि उसका मानसिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, नैतिक विकास होगा, ये सभी चीजें होंगी ही होंगी। तो ऐसा फिक्स नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि अगर किसी की वृद्धि नहीं हुई है तो उसका फिर विकास नहीं होगा। तो ये 11वां पॉइंट बड़ा ही महत्वपूर्ण था, वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है अथवा नहीं भी। एक बार शुरू से इसके सारी विशेषताओं पर डिस्कशन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। आगे सभी चैप्टर्स की भूमिका इसी से बनेगी आपकी। तो हमारा अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। यह जो है हमारा वृद्धि जो है वो हमारी संकुचित प्रक्रिया मानी गई है, क्योंकि इसमें केवल एक पक्ष को ही शामिल किया जाता है, और जो एक पक्ष शामिल किया जाता है वो कौन सा पक्ष है? हमारा बाहरी या शारीरिक पक्ष। अर्थात वृद्धि का जो रूप है वो कैसा है? बाह्य होता है। हमारे शारीरिक पक्ष में होने वाली सभी सकारात्मक परिवर्तन जिनको हम स्वतंत्र आंखों से देख सकते हैं वही हमारी वृद्धि कहलाती है, और इसको नापा या तोला जा सकता है, अर्थात हमारी वृद्धि परिमाणात्मक होती है। इसके संदर्भ में हमारी लंबाई, चौड़ाई, वजन, हड्डियां, मांसपेशियां आदि से संबंधित सकारात्मक परिवर्तन शामिल किए जाते हैं। अर्थात वृद्धि में हमारे ये सब चीजें शामिल की जाती हैं और हमारी वृद्धि का प्रारंभ जन्म से होता है तथा किशोरावस्था के अंत तक ये हो जाती है और फिर प्रौढ़ावस्था में आके रुक जाती है और फिर वृद्धावस्था में इसका पतन होना शुरू हो जाता है। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं होती है, बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। अर्थात वृद्धि जो है हमारी दिशाहीन होती है। वृद्धि हमारी कैसी होती है? दिशाहीन होती है। और वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है अथवा नहीं भी। बिल्कुल साथियों, वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है अथवा नहीं भी। इसी क्रम में अब हम जानेंगे अपना अगला बिंदु, वृद्धि के बाद विकास। जी हां साथियों, विकास क्या है, डेवलपमेंट किसे कहते हैं, एक बालक के संदर्भ में विकास किसे कहा गया है। तो पहले कुछ एक दो स्टेटमेंट्स यानी कि कथन को चर्चा करेंगे, उसके बाद जानेंगे इसको विस्तार से। तो पहला स्टेटमेंट है क्रो एंड क्रो के अनुसार। तो वृद्धि क्या है? वृद्धि हमने जाना था अभी, जो दैहिक एवं संरचनात्मक परिवर्तन को संदर्भित करती है उसको क्या कहा था? वृद्धि। अब बात करें विकास की, तो स्किनर के अनुसार विकास क्या है? तो विकास एक क्रमिक और मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। स्किनर ने क्या कहा है कि विकास एक प्रक्रिया है, कैसी? जो क्रम से चलती है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि वृद्धि कैसी है? क्रमिक नहीं होती है, अर्थात दिशाहीन होती है, एक निश्चित दिशा में नहीं चलती है। लेकिन स्किनर कह रहे हैं कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, एक क्रमिक और धीमी गति से चलने वाली प्रक्रिया है। और वहीं हमारे अरस्तु ने कहा है कि विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में होने वाला परिवर्तन है। कुछ आंतरिक चीजें होती हैं हमारी और कुछ बाह्य चीजें होती हैं, और उनके मिले जुले समूह से जो हमारे अंदर एक परिवर्तन होता है, जो हमारी चीजों में अंतर आता है, जो चीजें हमारी विकसित होती हैं, वही क्या है? हमारा विकास है, अकॉर्डिंग टू अरस्तु। तो अरस्तु ने हमारा यह कहा है।
इसी क्रम में साथियों आगे जानते हैं विकास की विशेषताएं हम चर्चा करेंगे अब। तो विकास क्या है, जैसा कि हमने वृद्धि में पढ़ा था कि वृद्धि क्या है, एक संकुचित प्रक्रिया है, लेकिन विकास साथियों कैसी प्रक्रिया है, विकास एक व्यापक प्रक्रिया है, एक बड़ी प्रक्रिया है, ठीक है, यानी कि काफी लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, एक बड़ी प्रक्रिया है। वृद्धि को कैसा माना था, संकुचित। मैं साथियों उसको रिलेट करता चल रहा हूं वृद्धि को भी, ताकि दोनों पॉइंट्स क्लियर होते चलें और हमको साथ के साथ याद भी होते चले। तो विकास एक कैसी प्रक्रिया है, विकास एक व्यापक प्रक्रिया है, और जबकि वृद्धि हमारी कैसी थी, संकुचित। वहीं बात करें हम विकास की, तो विकास की प्रक्रिया में व्यक्ति के किसी एक दो पक्ष को ना लेते हुए बल्कि उसमें विभिन्न पक्षों को शामिल किया जाता है। एक बार पुनः अगर हम बात करें वृद्धि की, तो वृद्धि में केवल एक पक्ष को लिया जाता था, इसलिए ही इसको संकुचित कहा गया था, और वह भी कौन सा पक्ष था, खाली शारीरिक पक्ष हमारा। तो वृद्धि में खाली एक ही पक्ष था, शारीरिक पक्ष, इसलिए उसको संकुचित कहा है। लेकिन विकास जो है उसमें हमारे एक या दो पक्ष नहीं लिए जाते हैं, बल्कि इसमें तो विभिन्न पक्षों को शामिल किया जाता है, इसलिए ही हमारा जो विकास है वो एक व्यापक प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत हम विभिन्न पक्षों को लेते हैं, जैसे कि हमारा शारीरिक विकास, आप पहली पिक्चर में देख पा रहे हैं शारीरिक विकास कैसे धीरे धीरे हमारी हाइट बढ़ती है, हमारी वेट बढ़ता है, और विभिन्न प्रकार के शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो हमारा शारीरिक विकास, जो हालांकि जो वृद्धि है वही शारीरिक विकास है, और हमारे विकास में जो है वृद्धि भी कहीं ना कहीं समाहित है, यानी कि वृद्धि और विकास की अगर हम थोड़ी सी तुलना करना चाहें तो ऐसे मान लीजिए वृद्धि अपने आप में एक चीज है और विकास बहुत सारी चीजों का समूह है, यानी कि बहुत सारी चीजें उसमें शामिल हैं, और कहीं ना कहीं उसमें वृद्धि भी एक उसका पार्ट है, किसका, विकास का। तो उसी में दूसरा है मानसिक विकास, यानी कि इसको हम कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट या बौद्धिक विकास भी कह सकते हैं। तो शारीरिक विकास हमारा हो गया, फिजिकल डेवलपमेंट विकास के अंतर्गत शामिल किया जाता है, कहीं ना कहीं ये एक वृद्धि से ही संबंधित है और विकास में भी इसको शामिल किया गया है। वहीं दूसरा मानसिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट, जो हमारी बौद्धिक क्षमताएं हैं, अर्थात हमारी सोचने समझने की जो क्षमताएं हैं, चिंतन करने की समस्या है, किसी भी चीज के बारे में स्मृति या विस्मृति करने की क्षमता है, और किसी भी प्रकार की तर्कणा आदि से संबंधित जो भी क्षमताएं हैं हमारे अंदर विकसित होती हैं, वह हमारी मानसिक विकास के अंतर्गत रखी जाती हैं। तो दो पक्ष हुए इसके, जानते हैं और भी अन्य पक्षों की ओर। संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशन, यानी कि संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट, अर्थात हर व्यक्ति में जन्म से ही कुछ संवेग पाए जाते हैं, इमोशंस पाए जाते हैं। इसके संदर्भ में, हमारे संवेगात्मक विकास के संदर्भ में हमारे मैकडूगल का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है, संवेग और मूल प्रवृत्तियां दिए हैं। संवेग उन्होंने हमारे 14 दिए हैं तथा उनकी 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। आगे हम अपनी अगली क्लास में या आने वाली क्लासेस में संवेगात्मक विकास, क्रियात्मक विकास, भाषात्मक विकास जैसे पॉइंट्स पर पार्टिकुलर अलग से भी क्लासेस देंगे, जिसमें आप इनको डिटेल समझ पाएंगे। फिलहाल वर्तमान में सिर्फ इनको हल्का सा इंट्रोड्यूस करने का काम करेंगे, डिटेल में इनको अपनी आने वाली अन्य क्लासेस में चर्चा करेंगे। तो संवेगात्मक विकास यानी कि क्रोध आना, भय होना, प्रेम होना, भूख लगना, आश्चर्य होना, ये सभी जो हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं मनोशारीरिक गतिविधियां हैं, वही क्या है, हमारे संवेगात्मक विकास हैं। तो ये भी इसी में शामिल किया जाता है। वहीं अगला चर्चा करें हम क्रियात्मक विकास, यानी कि हमारे जन्म लेने के बाद हम धीरे धीरे खड़ा बैठना सीखते हैं, फिर खड़े होना सीखते हैं, फिर चलना सीखते हैं, फिर दौड़ना सीखते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे जो हमारे अंग हैं उनको जो संचालन की क्षमता हमें पैदा होती है, हाथ पैर तो हमारे जन्म से ही होते हैं, लेकिन उनको चलाने की क्षमता हमारे अंदर धीरे धीरे पैदा होती है। तो हाथ पैरों को सटीकता के साथ चलाने की जो हमें कौशल विकसित होता है, वो कहीं ना कहीं क्रियात्मक विकास ही कहा जाता है। तो क्रियात्मक विकास है इसके अंतर्गत। और है हमारा भाषात्मक विकास, अर्थात अपने विचारों को दूसरों के साथ अभिव्यक्त करने की क्षमता, दूसरों के विचारों को समझने और उनके साथ कोऑर्डिनेशन करने, सिम्बायसिस करने और व्यवहार करने के लिए हम एक माध्यम को चुनते हैं, एक साधन को चुनते हैं, जैसे भाषा कहा गया है। तो भाषात्मक विकास भी एक हमारा विकास का ही पक्ष है, जो बहुत ही आवश्यक माना गया है, क्योंकि इस पे जो भी हमारे सभी विकास के पक्ष हैं, हमने अभी थोड़ा सा चर्चा भी की थी कि ये क्रमिक होता है, अर्थात विकास का हमेशा एक पक्ष दूसरे पक्ष को सहयोग करता है। अगला है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास यानी कि जब हम अपने आसपास के लोगों के साथ, जो हमारे आसपास लोग रहते हैं, उनके नियमों को हम फॉलो करते हैं,
उनकी जो भी रूढ़ियां हैं, रीति रिवाज हैं, संस्कृति है, उनके साथ जब हम समायोजन करने का प्रयास करते हैं, उनके साथ उनको अपनाने का काम करते हैं, तो वह हमारा सामाजिक विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? सामाजिक विकास कहलाता है। सामाजिक विकास से मतलब है हमारे आसपास के लोगों की रूढ़ियों, नियमों, सिद्धांतों और जो उनके व्यवहार हैं उनको अपने जीवन में लागू करना या उनको अपनाने की जो प्रक्रिया है उसको सामाजिक विकास कहा गया है। इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारा अपना आत्म विवेक आदि कम होता है। इसमें क्या है, थोड़ा सा मजबूरी या दबाव का कहीं ना कहीं भाव होता है सामाजिक विकास में, जिसमें हम क्या करने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं समायोजन करते हैं। अर्थात हमें दूसरों के व्यवहार को अपनाना ही पड़ता है अगर हमें अपने समाज में अपने आसपास के लोगों के साथ रहना है, उनके साथ ठीक से अपना जीवन निर्वाह करना है, अपनी सिम्बायोसिस करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, समायोजन करते हैं, उसी को सामाजिक विकास कहा गया है। साथियों, यहाँ इन सभी बिंदुओं को बहुत थोड़ा थोड़ा आपको समझाया जा रहा है। पर्टिकुलर सामाजिक विकास, भाषात्मक, नैतिक, इन सभी और भाषात्मक जैसे अन्य सभी बिंदुओं पर पर्टिकुलर आपको क्लासेस भी मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर इन बिंदुओं के रूप में है तो खाली इनसे इतना ही परिचित कराया जा सकता है। डिटेल्ड अगर आपको इनको पढ़ना होगा तो आगे क्लासेस मिलेंगी, आप उनमें इनको जान पाएंगे। उसी क्रम में अगला है नैतिक विकास। जी हाँ साथियों, जैसे सामाजिक विकास है ऐसे ही हमारा दूसरा नैतिक विकास है। ये भी हमारे आसपास के लोगों के साथ व्यवहार से ही संबंधित है। सामाजिक भी हमारे आसपास के लोगों के व्यवहार से संबंधित है, लेकिन इनमें दोनों में एक मेजर डिफरेंस है कि सामाजिकता में कहीं ना कहीं समायोजन का भाव है, अर्थात हमें अपने आसपास के लोगों के नियम, संस्कृति आदि रूढ़ियों को मानना ही पड़ता है। लेकिन नैतिकता में कोई दबाव वाली बात नहीं होती, ये हमारी इच्छाएं, रुचियां, जो हमारी रुचि होती हैं, इच्छाएं होती हैं, इन पर निर्भर करता है। अर्थात इसमें कोई ज्यादा बाध्यता नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम इस प्रकार के व्यवहार जब अपने आसपास के लोगों से करते हैं जो आपसे उम्मीद की जाती है, जैसे कि बड़ों का सम्मान करें, पिक्चर में आप देख रहे हैं रेस्पेक्ट, केयर, फेयरनेस और लॉयल्टी, ऐसी जो बिहेवियर्स हैं इनको हम अपने नैतिक विकास के अंतर्गत रखते हैं। और सामाजिक यानी कि जो हमारे आसपास समाज के नियम आदि हैं तो उसको हम सामाजिक विकास कहते हैं। अगला है आर्थिक विकास। जी हाँ साथियों, सबसे अंतिम, हालांकि इसको हमारे परीक्षा में इसका कोई विशेष रोल नहीं है, आर्थिक विकास पे कोई चर्चा नहीं होगी, लेकिन बस हल्का सा जान लेते हैं। आर्थिक यानी कि धन से मतलब है, क्योंकि जीवन में, इस प्रकृति में एक किसी भी चीज को विनिमय करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है, एक तंत्र बनाया गया है जिसमें धन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए सारी चीजें चलती हैं, जिसके द्वारा सारी चीजें चलती हैं। कहीं ना कहीं एक बीच का एक ऐसा साधन बनाया गया है जिसको भी हमारे जीवन में अचीव करना होता है, लेकिन उसका बाल विकास से विशेष कोई संदर्भ नहीं है, ये प्रौढ़ावस्था का विषय है। हम पढ़ेंगे अपने बाल विकास, हमें बच्चे का विकास करना है। और कहीं ना कहीं अगर हमारा शारीरिक, मानसिक, क्रियात्मक, सामाजिक, नैतिक, भाषात्मक विकास अच्छे से हो जाते हैं तो ये विकास स्वतः ही आसानी से हो सकता है या हो जाता है। तो ये हमारे सभी विकास के पक्ष रहे और जानते हैं इसमें डिटेल। अगला बिंदु है विकास की प्रक्रिया में विकास का एक पक्ष सदैव दूसरे पक्ष को सहयोग करता है। जी हाँ साथियों, मैंने पहले भी बताया कि विकास की प्रक्रिया में हमेशा एक पक्ष जो है हमारे दूसरे पक्ष को सहयोग करता है। अब वो कैसे करता है साथियों, जब हमारा शारीरिक विकास होगा तो हम अपने क्रियात्मक विकास भी जभी कर सकते हैं। हमारे हाथ पैर चलना, दौड़ना, भागना, कूदना तो हम जभी कर सकते हैं जब हमारे हाथ पैर, अंग आदि का ढंग से विकास हो। तो कहीं ना कहीं जब शारीरिक विकास अच्छे से होगा तो हमारा क्रियात्मक विकास भी अच्छे से होगा। वहीं अगर हम बात करें शारीरिक विकास के संदर्भ में, एक कथन है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। जी हाँ साथियों, अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अर्थात अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे, अर्थात आपके सोचने समझने की, निर्णय करने की, कल्पना करने की, चिंतन करने की, तर्क करने की, समस्या समाधान करने की, समायोजन करने की क्षमताएं विकसित होंगी। और कहीं ना कहीं साथियों ये सभी क्षमताएं ही तो हमारी सामाजिक विकास, नैतिक विकास, भाषात्मक विकास को करने का काम करती हैं। तो कहीं ना कहीं सभी विकास के पक्ष एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक पक्ष हमेशा दूसरे पक्ष को क्या करता है, सहयोग करता है या प्रभावित करता है या उसको बढ़ाने में, समझने में
करने में मदद करता है। हम जो भी दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, समायोजन करते हैं, अर्थात सामाजिक विकास क्या है, तो वो भी तो हमारी उसमें कहीं ना कहीं बुद्धि का ही प्रभाव है। बिल्कुल प्रभाव है। हम जो दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं उन सब में हमारी बुद्धि कहीं ना कहीं हमें हेल्प करती है कि हमें दूसरों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। तो इस आधार पर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं हर एक विकास का पक्ष हमारा दूसरे विकास के पक्ष को या दूसरे पक्ष को सहयोग करता है या उसमें अपना एक पार्ट प्ले करता है, रोल प्ले करता है। अर्थात विकास की प्रक्रिया में विकास का एक पक्ष सदैव दूसरे पक्ष को सहयोग करता है। वहीं अगला बिंदु इसमें जानेंगे, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला बिंदु में है ये, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और साथियों हमने जाना था कि वृद्धि हमारी जन्म से शुरू होती है और किशोरावस्था में जाके रुक जाती है, प्रौढ़ावस्था में ये स्थिर रहती है और वृद्धावस्था में इसका पतन हो जाता है। लेकिन बात करें साथियों विकास की, तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि गर्भावस्था से शुरू होकर, प्रीनेटल स्टेज से शुरू होकर मृत्यु पर्यंत या जीवन पर्यंत चलती है। संपूर्ण जीवन चलने वाली प्रक्रिया है हमारी क्या, विकास। तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि गर्भावस्था से शुरू होकर मृत्यु पर्यंत या जीवन पर्यंत चलते हैं। विकास का जो स्वरूप है, जी हाँ साथियों, जो विकास का स्वरूप माना गया है, जैसे वृद्धि को कहा था कि वो बाह्य होती है, यानी कि एक्सटर्नल जो है होती है हमारी वृद्धि। लेकिन अगर हम विकास की बात करें तो वृद्धि के दोनों रूप हैं, यानी कि आंतरिक भी और बाह्य भी। यानी कि विकास के अंतर्गत हमारे ऐसे पक्ष शामिल होते हैं, कुछ दिखाई देते हैं, कुछ दिखाई भी नहीं देते हैं। जैसे कि हमारा शारीरिक पक्ष दिख जाएगा, और लेकिन मानसिक सामाजिक जो है इनको हम देख नहीं सकते, बस व्यवहार से महसूस कर सकते हैं। तो विकास का जो स्वरूप है वो आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। और साथ ही इसी के साथ विकास का एक निश्चित क्रम होता है। जैसा कि हमने बताया था, वृद्धि का एक निश्चित क्रम नहीं होता है, वो दिशाहीन होती है। लेकिन विकास जो है इसका एक निश्चित क्रम होता है, अर्थात हमारा विकास जो है वो क्रमिक होता है, एक सीक्वेंस में होता है। तो याद रखने वाली बात है ये बहुत ज्यादा, कि विकास का एक निश्चित क्रम होता है, अर्थात विकास जो है हमारा क्रमिक होता है। विकास के हम कुछ पक्षों को छोड़कर, जी हाँ साथियों, जैसा कि हमने पढ़ा था कि वृद्धि के हम क्या कर सकते हैं, वृद्धि की हम मापन कर सकते हैं या माप तोल कर सकते हैं, अर्थात वृद्धि हमारी परिमाणात्मक होती है। लेकिन अगर हम विकास की बात करें तो विकास के हम कुछ पक्षों को छोड़कर मापन नहीं कर सकते हैं, अर्थात हम इसके दो पक्ष ऐसे हैं जिनका मापन कर सकते हैं, एक शारीरिक और एक मानसिक। इसके अलावा अन्य पक्षों का मापन नहीं किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है साथियों, हमने दो पक्षों का मापन कर लिया। शारीरिक का मैंने पहले बताया था, हाइट को नापा जा सकता है, वजन को तोला जा सकता है, हड्डियां मांसपेशियां आदि से संबंधित गणनाएं की जा सकती हैं, संख्या बताई जा सकती है। और बुद्धि के संदर्भ में या मानसिक के पक्ष के संदर्भ में हम बात करें तो बुद्धि का मापन किया जा सकता है। जी हाँ साथियों, आईक्यू यानी कि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट के माध्यम से हम किसी भी बालक का बुद्धि का मापन कर सकते हैं या मानसिक पक्ष का मापन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इन दो पक्षों का हम मापन कर पा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो हमारे सभी अन्य पक्ष हैं, जैसे कि भाषात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक आदि आदि, इनका हम मापन नहीं कर सकते। लेकिन साथियों कुछ का तो कर रहे हैं। तो इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जो विकास है हमारा वो कैसा है, परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों होता है। कैसा होता है, वृद्धि हमारी खाली परिमाणात्मक थी, लेकिन विकास जो है वो हमारा परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों होता है। अर्थात कुछ पक्षों का मापन कर पा रहे हैं और कुछ पक्षों का हम मापन नहीं कर पा रहे हैं। इस आधार पर जिन पक्षों का हम मापन कर पा रहे हैं उनको परिमाणात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव कहेंगे, और जिन पक्षों का मापन नहीं कर सकते हम उनके गुणों पर चर्चा करते हैं, उनके विभिन्न अन्य बिंदुओं पर एक गुणात्मक रूप से चिंतन करते हैं या उनको निरूपित किया जाता है। तो अर्थात उन पक्षों को जिनका हम मापन नहीं कर सकते वो गुणात्मक होंगे या क्वालिटेटिव होंगे। अर्थात हमारा विकास जो है वो परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों होता है। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव जो है इसकी विकास की क्वालिटी होती है, ये दोनों क्वालिटीज इसके मानी जाती हैं। तो विकास परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों होता है। वहीं साथियों बात करें विकास की
तो ये वृद्धि के बिना संभव है भी और नहीं भी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, वृद्धि के संदर्भ में मैंने सेम एग्जांपल लिया था। स्टीफन हॉकिंस की वृद्धि नहीं हुई बहुत अच्छे से, लेकिन इनका विकास बहुत अच्छे से हुआ है, मानसिक रूप से और विभिन्न प्रकार से बहुत ही प्रबल और तेज बुद्धि वाले व्यक्ति, लेकिन इनकी वृद्धि कहीं ना कहीं प्रभावित रही, लेकिन उससे इनका कोई फर्क नहीं पड़ा। और वहीं दूसरे पिक्चर में आप देख रहे हैं, इसकी वृद्धि हो गई लेकिन विकास फिर भी नहीं हुआ। तो साथियों याद रखना है कि वृद्धि के बिना भी विकास हो सकता है, और विकास की कोई गारंटी नहीं है कि वृद्धि हो गई है तो होगा ही होगा। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, इसको बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो ये आपकी सारी बातें रही साथियों विकास से संबंधित। एक बार विकास को पुनः शुरू से रिवाइज करेंगे जैसे कि हमने वृद्धि को किया था, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, मैंने आपको पहले ही बताया। इससे संबंधित हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, और कई प्रकार से पेडागोजिकल क्वेश्चंस में भी एक अप्रोच तैयार करता है हमारा ये चैप्टर, इसलिए आवश्यक है कि इसको हम अच्छे से जानें। तो विकास क्या है? विकास हमारा आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में होने वाला परिवर्तन है, अकॉर्डिंग टू अरस्तू। उसी क्रम में विकास एक व्यापक प्रक्रिया है, बिल्कुल याद रखनी है, विकास हमारा एक व्यापक प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया में व्यक्ति के किसी एक या दो पक्ष को ना लेते हुए बल्कि विभिन्न पक्षों को इसमें शामिल किया जाता है, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, क्रियात्मक विकास, और है हमारा भाषात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास तथा आर्थिक विकास आदि। और भी इसमें हो सकते हैं सांस्कृतिक और सामाजिक, धार्मिक आदि बहुत प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन उनका हमारे इस सिलेबस में या हमारे इसमें चर्चा करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा मेन मोटिव मुख्य इन 5-6 विकासों के लिए होता है, जो कि किशोरावस्था तक संबंधित माने जाते हैं। विकास की प्रक्रिया में विकास का एक पक्ष सदैव दूसरे पक्ष को सहयोग करता है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि गर्भावस्था से शुरू होकर मृत्यु पर्यंत या जीवन पर्यंत चलता है, इसलिए इसको निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कहा गया है। विकास का जो स्वरूप है वो आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है, अर्थात विकास एक निश्चित क्रम में होता है। विकास जो है कैसा होता है? क्रमिक होता है। विकास के हम कुछ पक्षों को छोड़कर इसका मापन नहीं कर सकते हैं, और मापन कर सकते हैं तो किसका कर सकते हैं? शारीरिक व मानसिक विकास का। अर्थात इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जो विकास है वो परिमाणात्मक व गुणात्मक दोनों होता है। विकास वृद्धि के बिना संभव है भी और नहीं भी। तो साथियों इसी के साथ हमने जाना वृद्धि क्या है और हमारी विकास किसे कहते हैं। तो साथियों इसी के साथ हमने जाना वृद्धि क्या है और अभिवृद्धि क्या है। तो इसी को हम आगे अपना अगली पार्ट में इस वीडियो को, इस टॉपिक को, इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे इसी के अपने अगले पार्ट 2 में वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत को लेकर। तो तब तक के लिए आप इसी प्रकार बने रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहें। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो आपको साथ ही इसी वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ अन्य वीडियोस का भी लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप अन्य सब्जेक्ट के टॉपिक्स को भी कवर कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथियों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।